हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट करेंगे। प्लस टू क्लास का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से ये टॉपिक हमने लिया है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इसका क्या प्रिंसिपल है, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, इसकी ड्रॉबैक्स क्या हैं, ये सारी डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। मेरा नाम पवन सिंह और ये आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल फिजिक्स ज्ञान। तो शुरू करते हैं बेटा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? ये एक 4 रेजिस्टर्स का अरेंजमेंट है। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस। तो एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये 4 रेजिस्टर्स का एक अरेंजमेंट है। ठीक है। इन 4 रेजिस्टर्स में से 3 रेजिस्टर्स की वैल्यू तो हमें पता होती है और फोर्थ की हमने निकालनी होती है, और इन 4 रेजिस्टर्स को हम इस तरह से जोड़ते हैं जैसे एक ब्रिज बना हो। ठीक है ना। तो इन 4 रेजिस्टर्स में से P और Q की वैल्यू हमें मालूम है, R की वैल्यू भी मालूम है, मगर R की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये वेरिएबल रजिस्टर होता है, यानी कि इसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। और S रजिस्टर क्या है? अननोन रजिस्टर है, यानी कि जिस रजिस्टर की हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है उसे इस जगह पे कनेक्ट किया जाता है। और इस सारे सर्किट को फिर आगे हम इनपुट देते हैं, एक सेल से कनेक्ट करते हैं या बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और इसके जो ऊपर और नीचे का एंड है, मान लो इसके नेम लिख लेते हैं हम A B C D, इसके जो 4 कॉर्नर हैं उनके नेम लिख लिए, और B और D जो एंड है इसके बीच में गैल्वेनोमीटर अटैच किया जाता है। ठीक है ना, इस तरह से। तो बेटा इस पूरे नेटवर्क को हम क्या कह देते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? अब इसका ये होता क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये 4 रजिस्टर का एक कॉम्बिनेशन है, एक अरेंजमेंट है, जिसका यूज हम एक अननोन रजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। ठीक है ना। तो जहाँ पे ओम्स लॉ, ठीक है ना, अप्लाई करना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे, हमें ये ना पता लगे कि रजिस्टर जो है वो सीरी में है या पैरेलल में लगे हुए हैं, यानी कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट ना होता हो, तो वहां पे हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ब्रिज जब बैलेंस कंडीशन में होता है, इसके प्रिंसिपल की बात अब मैं करूंगा कि ब्रिज जब बैलेंस कंडीशन में होता है, ब्रिज बैलेंस कंडीशन का क्या मतलब है? अब देखो, उसका मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस कंडीशन का क्या मतलब होता है। कि जब हमने की को क्लोज करना है, कौन सी की को? K1 को। पहले K1 को करना है, फिर K2 को करना है। जब की को क्लोज करेंगे, यहाँ से करंट फ्लो करेगा। करंट कैसे फ्लो करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेगा। मान लो यहाँ से I करंट आया, यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, ऊपर को I1 करंट चला जाएगा, नीचे कितना रह जाएगा? I माइनस I1 करंट नीचे को आ जाएगा। अब यहाँ पे आके करंट फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूट होगा, मान लो IG करंट नीचे को आ गया, और इधर कितना रह जाएगा? I1 माइनस IG करंट इस तरफ रह गया। अब यहाँ पे करंट आएगा, ऊपर से भी नीचे करंट यहाँ पे पहुंचेगा, ये दोनों करंट ऐड होके ये करंट बनाएंगे S, ये DC आर्म में करंट बनाएंगे। ऊपर से कितना करंट आ रहा है? I माइनस I1, नीचे कितना आ रहा है? IG। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ यहाँ पे आके दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमें? I माइनस I1 प्लस IG, ये करंट फ्लो करेगा। और बाहर कितना करंट आएगा? यहाँ पे आके ये दोनों करंट ऐड होंगे, इन्हें ऐड करो, देखो IG माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, I1 प्लस का माइनस का ये भी कट जाएगा, कितना रह जाएगा? I करंट रह जाएगा। ठीक है। अब ये करंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने की है, ये ठीक है या नहीं, कैसे पता चलेगा? ये बेटा ऐसे पता चलता है कि जितना करंट एंटर होता है उतना ही करंट जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एंटर कितना कर रहा है? आई, और बाहर कितना निकल रहा है? आई। तो इसका मतलब है हमने जो करंट की डिस्ट्रीब्यूशन की है वो क्या है? वो करेक्ट है। ठीक है। तो मैं बैलेंस कंडीशन की बात कर रहा था। जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा, तो बैलेंस कंडीशन में लाने के लिए आर की वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा। हम आर की वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि पॉइंट बी और पॉइंट डी ये सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। जब ये सेम पोटेंशियल में आ जाएंगे, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? बी और डी के बीच जीरो हो जाएगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो कोई करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा, यानी आई जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये जीरो के इक्वल हो जाएगी इन बैलेंस कंडीशन। जब ये जीरो के इक्वल हो जाएगी, तो ग्लोइनोमीटर कोई रीडिंग नहीं देगा। तो हम कहेंगे कि ब्रिज क्या है? बैलेंस कंडीशन में। और जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है, तो P ओवर Q, यानी P
और क्यू की रेशियो किसके इक्वल आ जाती है, आर ओवर एस। ये पी क्या है, ये रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जो रेजिस्टर लगा है उसकी रेजिस्टेंस कितनी ली है, पी ली है। यहाँ पे जो रेजिस्टर लगा है उसकी रेजिस्टेंस कितनी ली है, क्यू ली है। यहाँ पे जो रेजिस्टर लगा है उसकी रेजिस्टेंस कितनी ली है, आर ली है। और यहाँ पे जो रेजिस्टर लगा है उसकी रेजिस्टेंस कितनी ली है, एस ली है। तो जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो पी ओवर क्यू इन दो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की रेशियो किसके इक्वल आ जाएगी, आर ओवर एस की। तो इस कंडीशन को हम कह देते हैं प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आप आगे बात समझ में, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब आपको समझ लग गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इससे हम क्या करते हैं और इसका प्रिंसिपल क्या है। ये तीन बातें हम अब सीख चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका जो प्रिंसिपल है ये वाला, इसका प्रूफ करेंगे। तो बेटा इसका प्रूफ करने के लिए हम किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज करते हैं। सो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता है, ये कैसे लगाया जाता है, इसमें क्या क्या करते हैं हम, इस पे मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, ठीक है ना, आप वो देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको पता है किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता है तो आप, ठीक है, आपको ये समझ में लगेगा। अगर आपको नहीं पता कि किरचॉफ लॉ क्या है, वो कैसे हम अप्लाई करते हैं, तो ये आपको समझ नहीं आएगा। सो पहले आप किरचॉफ लॉ पढ़ो या फिर मेरी वीडियो देख लो, तो उसके बाद ये करो। अगर आपने वो कर रखे हैं तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे, आपको मालूम ही है किरचॉफ सेकंड लॉ लगाने के लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। तो पहला स्टेप क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम करंट की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सर्किट में, क्लोज लूप में। तो हमने करंट की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है पूरे सर्किट में, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप होता है कि क्लोज लूप सेलेक्ट करनी पड़ती है कि किस क्लोज लूप पे हमने किरचॉफ सेकंड लॉ लगाना है, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। और थर्ड स्टेप क्या होता है कि ऑर्डर, पाथ का ऑर्डर हमने कंसीडर करना होता है कि किस ऑर्डर में हम पाथ लें, क्लॉकवाइज ऑर्डर में लें या एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लें। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव या नेगेटिव लेना होता है पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो हम पहले ये वाली क्लोज लूप लेते हैं, क्योंकि किरचॉफ सेकंड लॉ को हम लूप लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि यो वो लगता ही क्लोज लूप पे है। तो किरचॉफ सेकंड लॉ लगाते हैं, किस क्लोज लूप पे लगाएं, ए बी डी ए। तो देखो क्या बनता है, अप्लाइंग KVL ऑन क्लोज्ड लूप। कौन सी क्लोज लूप पे लगाओगे, ए बी डी ए, इस क्लोज लूप पे लगाओगे। तो लगाओ फिर। अब कैसे लगाना है, पहले इसका ऑर्डर कंसीडर करना है। कौन सा बेटा, आप क्लॉकवाइज ऑर्डर भी कंसीडर कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी, कोई सा भी कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ कि जिस डायरेक्शन में ज्यादा करंट फ्लो कर रहे हो वो वाला ऑर्डर मैं कंसीडर कर लेता हूँ। जैसे देखो, एक करंट इधर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, ये वाला ऑर्डर, इस ऑर्डर में ज्यादा करंट फ्लो करें, तो दूसरे ऑर्डर में तो सिर्फ एक ही करंट है। सो जिस ऑर्डर में ज्यादा करंट फ्लो कर रहे हैं मैं वो वाला ऑर्डर जो है वो कंसीडर कर लेता हूँ। तो ये कौन सा ऑर्डर हुआ, ये क्लॉकवाइज ऑर्डर हुआ, तो ये वाला ऑर्डर कंसीडर करेंगे। तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल ड्रॉप्स क्रॉस द क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो पोटेंशियल ड्रॉप्स जितने भी क्लोज लूप में हो रहे हैं उनका अलजेब्रिक सम लेके हमने जीरो के इक्वल करना है। तो ये देखो, पहले ये वाला ले लेते हैं, पी से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। करंट हमेशा फ्लो करता है हाई से लो पोटेंशियल की ओर। तो करंट की डायरेक्शन हमने सिर्फ इसलिए देखनी है कि ये पता चल जाए कि हाई एंड कौन सा है और लो एंड कौन सा है। बाकी तो फिर हमने पाथ को देखना होता है। अब पाथ देखो किस तरफ को जा रहा है, हाई से लो, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, यानी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि एनर्जी ड्रॉप हो रही है। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल ड्रॉप फिर क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। तो ये क्या बन गया, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा यहाँ पे, I1P। ये कैसे लिखा मैंने, ओम्स लॉ से IR के इक्वल होता है ना, P क्या है, रेजिस्टेंस है इसकी, और I1 इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, I1P। ये माइनस का लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, हाई से लो पोटेंशियल की और करंट जा रहा है, ठीक है ना। तो एक बात आपने दिमाग में रख लेनी है कि जब करंट पाथ हमारा उसी डायरेक्शन में जा रहा हो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप हमने नेगेटिव ले लेनी है। नेगेटिव क्यों लेनी है, क्योंकि जब ऐसा होता है तो पाथ मूव करता है हाई से लो की ओर। हाई से लो का मतलब होता है एनर्जी लो डिक्रीज हो रही है, एनर्जी डिक्रीज का मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप होने का मतलब है कि माइनस का ले लेंगे हम, ठीक है ना। तो यही बात आपने सिर्फ याद रखनी है कि अगर पाथ हमारा करंट की डायरेक्शन में होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव लेंगे, अगर उससे उल्ट होगा, उससे रिवर्स होगा, तो हम पॉजिटिव का ले लेंगे।
अब इस तरफ आ जाओ जिधर गैल्वेनोमीटर है लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए यहाँ पे भी हम नेगेटिव ले लेंगे। आई जी क्या है, आई जी है करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, एंड जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। अब तीसरे में आ जाओ, यहाँ पे देखो पाथ ऊपर को जा रहा है, करंट नीचे को आ रहा है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव का साइन लेंगे, क्योंकि पाथ का और करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ये इसके इक्वल आ गई, ठीक है ना, इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे बैलेंस कंडीशन लगाएंगे कि ब्रिज जब बैलेंस कंडीशन में होता है तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट की वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल हो जाती है। सो ये कंडीशन लगाएंगे। इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस्ड कंडीशन क्या होता है, आई जी की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है। तो फिर ऊपर वाली इक्वेशन ये क्या बन जाएगी, ये आ गया माइनस आई वन पी, ये 0 हो गई तो ये 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या आ गया, आई माइनस आई वन इंटू आर इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब ये जो माइनस वाली टर्म है इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव की बन जाएगी, आई वन पी हो जाएगी। इसे रीअरेंज करो, रीअरेंज का मतलब है आर को पी के नीचे ले जाओ, आई को इस तरफ ले आओ, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई माइनस आई वन ओवर पी इज इक्वल टू, नहीं, आई माइनस आई वन ओवर आई वन इज इक्वल टू पी ओवर आर आ जाएगा, ठीक है ना। आई माइनस आई वन के नीचे आई वन को ले आओ और आर को पी के नीचे ले जाओ, ये बन गया आई माइनस आई वन ओवर आई वन पी ओवर आर, ठीक है ना। तो इसे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब हमने किरचॉफ सेकंड लॉ लगाना है दूसरी लूप। दूसरी लूप कौन सी है, बी सी डी बी। इसमें कौन सा ऑर्डर कंसीडर करेंगे, ये देख लो ज्यादा करंट किस तरफ को चल रहे हैं, ये देखो इस तरफ को अगर मैं लूंगा तो सिर्फ एक करंट चल रहा है, तो अगर इस तरफ को लूंगा तो 2 करंट आ जाते हैं, एक इस आर्म में एक इस आर्म में, तो ये वाला ऑर्डर मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है ना, ये वाला ऑर्डर कंसीडर कर लेता हूँ। ये कौन सा ऑर्डर बन गया, ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर बन गया। तो आप कोई सा भी ऑर्डर कंसीडर कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिया, अगर आप क्लॉकवाइज ले लोगे तब भी आपका आंसर सही आएगा, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो करते हैं। तो नाउ अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ ऑन क्लोज लूप, कौन सी क्लोज लूप पे, बी डी सी बी। सो बी सी डी बी इस पे लगाना है, लगाओ क्या होगा, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था कि अगर करंट की डायरेक्शन के उल्टे डायरेक्शन में पाथ जा रहा हो तो पोटेंशियल ड्रॉप माइनस कर लेंगे, तो ये माइनस का आ जाएगा आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू, ठीक। तो अब इस तरफ आ जाते हैं, ये देखो करंट नीचे को आ रहा है, पाथ भी नीचे को आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया। मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि अगर करंट की और पाथ की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो उस टर्म को हम पॉजिटिव लेंगे, उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, यो मैंने पॉजिटिव ले लिया। दूसरी टर्म में आ जाओ, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन सेम है, तो इसे हम क्या ले लेंगे, इसे माइनस का ले लेंगे, ये मैंने माइनस का ले लिया। तीसरी आर्म में भी ऐसा ही है, करंट और पाथ की डायरेक्शन सेम है, तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ये मैंने माइनस का लिख, ये माइनस का आ गया। अब यहाँ पे भी बैलेंस कंडीशन लगा दो। बैलेंस कंडीशन क्या होती है, बैलेंस कंडीशन होती है कि अगर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। सो इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस्ड कंडीशन आई जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इसमें भरो आई जी की 0, क्या बन गया, यहाँ पे आई जी 0 भरोगे तो आ जाएगा आई वन क्यू, यहाँ पे भरोगे तो ये 0 बन जाएगी पूरी टर्म। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, आई माइनस आई वन, आई जी 0 हो गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, एस इज इक्वल टू 0। माइनस टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ, प्लस की हो जाएगी, ये आ गया आई माइनस आई वन इंटू, जैसे यहाँ पे हमने रीअरेंज किया था यहाँ पे भी करो, आई वन को इधर ले आओ, एस को दूसरी तरफ ले जाओ, क्या बन जाएगा हमारे पास आ जाएगा आई माइनस आई वन ओवर आई वन इज इक्वल टू क्यू ओवर एस, क्यू ओवर एस आ गया। इसे 2 नंबर इक्वेशन लिखते हैं, 2 नंबर लिख देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करो, तो क्या देखते हैं हम कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है। जब किसी दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए तो उनकी राइट हैंड साइड भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। सो कंपेयरिंग 1 एंड 2 हमें क्या मिल जाएगा कि P ओवर R इज इक्वल टू
क्यू ओवर एस, इसे भी रीअरेंज करो, क्यू नीचे आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा पी ओवर क्यू इज इक्वल टू आर ओवर एस। तो ये बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। तो बेटा इस तरह से हम व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो हमने कैसे किया कि पहले हमने ये वाली क्लोज लूप ली ए बी डी ए, इस पे किरचॉफ सेकंड लॉ लगाया, फिर बैलेंस कंडीशन लगाई और इक्वेशन ड्राइव कर ली एक नंबर। फिर हमने दूसरी लूप पे किरचॉफ सेकंड लॉ लगाया, बैलेंस कंडीशन लगाई, फिर हमने ये इक्वेशन ड्राइव कर ली। जब एक और दो को कंपेयर किया तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड उनकी राइट हैंड साइड भी क्या है, इक्वल है, और जब राइट हैंड साइड इक्वल की तो हमें क्या मिल गया, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस तरह से हम इसे कर लेते हैं। सो बेटा आपको समझ लग गया होगा कैसे करते हैं। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसकी क्या एडवांटेजेस है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है, यानी आप किसी भी और मेथड से अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, किसी अननोन रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो वो इतनी एक्यूरेट नहीं आएगी जितना कि ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है। सो इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है। दूसरा क्या है कि ये नल मेथड है, इट इज ए नल मेथड। नल मेथड का क्या मतलब है कि इस मेथड में हम करंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं करते, ना करंट इन्वॉल्व करते हैं ना ही वोल्टेज इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए हमें आइडियल एमीमीटर और वोल्ट मीटर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास आइडियल एमीमीटर या वोल्ट मीटर नहीं भी है तो भी आप ये मेथड यूज कर सकते हो। ये इसकी मेन एडवांटेजेस है। और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, इसकी एक ही मेन डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि इसकी हेल्प से हम लो रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, जो इसकी लीड्स हैं, जो कनेक्शन है, उनके रेजिस्टेंसेस भी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होगी, जिससे क्या होगा कि हमारा जो रिजल्ट है उसमें एरर आएगा और हमें ट्रू वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए इसकी हेल्प से हम लो रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस है। तो इस तरह से बेटा हमने आज व्हीटस्टोन ब्रिज का सारा कर लिया है। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं कि इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल्स आ जाएं तो उसे कैसे सॉल्व करना। ठीक है, तो अब ये जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है यही सारा हमने न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। तो पहली प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये देखो इस तरह का एक अरेंजमेंट हमें दिया हुआ है, नीचे बैटरी से कनेक्टेड, सेल से कनेक्टेड है, ये 100 ओम है, ये 200 ओम है, ये 40 ओम है, ये भी 100 ओम है। क्वेश्चन ये है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ ब्रिज is in balance condition, then find the value of x की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर ब्रिज क्या है, बैलेंस कंडीशन में, मान लेते हैं ये जो 100 ओम है ये क्या है, p की जगह लगा है, ये सारा जो रजिस्टर लगे हैं ये किसकी जगह लगे, क्यू की जगह लगे हैं, ये आर की जगह लगा है, ये किसकी जगह लगा है, एस की जगह लगा है। तो बेटा हमें क्या दिया हुआ है कि ब्रिज बैलेंस है, तो जब ब्रिज बैलेंस होता है तो पी ओवर क्यू किसके इक्वल आ जाता है, आर ओवर एस के इक्वल आ जाता है। अब यहाँ पे देखो पी की वैल्यू भी मालूम है हमें, आर की वैल्यू भी मालूम है, एस की वैल्यू भी मालूम है, ये जो क्यू की वैल्यू है ये हमने निकाल के यहाँ पे भरनी है। यानी कि यहाँ पे हमें दिख ही रहा है कि 100 ओम और एक्स जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसका नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो नेट रेजिस्टेंस निकाल के हमें क्या वैल्यू मिलेगी, क्यू की वैल्यू मिलेगी जो हम यहाँ पे भर देंगे। तो देखो कैसे निकालनी है। अब 100 और एक्स ये पैरेलल में है ना, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लो। तो क्या बनेगा, मान लेते हैं ये क्यू है, इसका नेट रेजिस्टेंस, तो 1 ओवर क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर 100 प्लस 1 ओवर एक्स। ठीक है ना, क्योंकि 100 और एक्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और जब रजिस्टर पैरेलल में होते हैं उनका नेट रेजिस्टेंस ऐसे ही पता करते हैं इस फार्मूले से। तो नेट रेजिस्टेंस कितना है, इनका माना है हमने क्यू, तो ये क्यू ले लिया हमने। तो इसको सॉल्व करो, क्या आ गया, ये आ गया 100x, ऊपर आ गया x प्लस 100। अब दोनों तरफ इन्वर्ट कर दो इक्वेशन को, x किसके इक्वल आ गया, 100x ओवर x प्लस 100। बस ठीक है, अब ये क्यू की वैल्यू भी हमें मिल गई, इस इक्वेशन में भर देनी है। तो p कितना दिया हुआ है 100, क्यू कितना दिया हुआ है, ये आ गया 100x ओवर x प्लस 100, और दूसरी तरफ r कितना है
200 है और एस कितना है 40 है। इससे ये कैंसिल कर दो, ये 5 आ गया और इस तरफ क्या होगा, ये नीचे जो दिया ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 100 इंटू एक्स प्लस 100 ओवर 100 एक्स इज इक्वल टू 5/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 100 इंटू एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 500x आ गया। ये देखो 100 इससे कैंसिल हो गए, तो x प्लस 100 किसके इक्वल आ गया 5x के। तो x को दूसरी तरफ ले जाओ, आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 100 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 ओम आ जाएगी। तो इस तरह से हम x की वैल्यू बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। सो न्यूमेरिकल आपको समझ लग गया होगा, सिंपल था कि ये दोनों हमें मालूम ही है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिए हुए हैं, तो इनका नेट रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये भी हमें दिया कि ब्रिज बैलेंस है, तो बैलेंस कंडीशन लगा दी, इसमें पी क्यू आर एस की वैल्यू जो है हमने भर दी, उसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 25 ओम आ गया। सो बेटा इस